बच्चों, हमने इससे पहले देखा है कि मुआविया एक व्यक्ति है जो सीरिया का गवर्नर है। उसने अली की मृत्यु के बाद शासन सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया। ठीक, वो किस वंश से संबंधित था? वो था उमैयद वंश से संबंधित। तो इसीलिए हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मुआविया के क्रियाकलापों से संबंधित होगा, उसकी नीतियों से संबंधित होगा कि उसने वह जो संप्रदाय, वह जो समाज था जिसकी स्थापना हजरत मोहम्मद साहब ने की थी और 4 खलीफाओं ने उसको आगे बढ़ाया था, उस पूरे साम्राज्य पर कैसे नियंत्रण किया और कैसे उनके साथ सहयोग की नीति के साथ आगे अपने आप को लंबे समय तक स्थापित रखा। उमैयद वंश का शासन लगभग इस व्यवस्था को संचालित करते हुए 200 सालों तक चला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन से ऐसे प्रयास थे उनके, कौन सी ऐसी नीतियां थी कि राजतंत्र जो था उसका इतना केंद्रीकृत स्वरूप हमारे सामने आया, इतने लंबे समय तक चलने वाला स्वरूप हमारे सामने आया। तो हम लोग शुरू करते हैं उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। इस क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए गए? तो सबसे पहले बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय के बाद, विजय प्राप्त करने के बाद मदीना से खलीफा की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई। ठीक, विजय के उपरांत खलीफा की सत्ता नष्ट हो गई। ठीक, जो खलीफा की सत्ता थी वो नष्ट हो गई, यानी समाप्त हो गई। इसके समाप्त होने के बाद इसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी बढ़ते हुए यानी तेजी से बढ़ रहे, उभर रहे सत्तावादी राजतंत्र, यानी ऐसा राजतंत्र जो सत्ता को अधिक महत्व देता हो धर्म की अपेक्षा, धर्म की तुलना में सत्ता को ज्यादा महत्व देता हो, वह राजतंत्र क्या है? तेजी से उभर रहा है और उसने यहाँ की खिलाफत की व्यवस्था, जो खलीफा की सत्ता थी उसके नष्ट होने के बाद अपने कब्जे में कर लिया पूरी व्यवस्था को। उमैयदों का प्रयास उम्मा वर्ग को संतुष्ट करने का था। क्यों? क्योंकि अगर सत्ता गई उनकी तो क्यों गई? जो उम्मा वर्ग था वो असंतुष्ट था उनसे। उसी ने निरंतर षड्यंत्र किए, कार्य करता रहा षड्यंत्रकारी कि कैसे भी करके इन खलीफाओं की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो उमैयद का प्रयास था उम्मा को संतुष्ट करना। उम्मा का मतलब होता है अनुयायी। किसके अनुयायी? हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायी। इनको संतुष्ट करना इनका लक्ष्य था। ठीक, इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है कि इनको संतुष्ट करना है हमें। इसके लिए इन्होंने दमिश्क को राजधानी बनाया। किसने बनाया होगा? उमैयद ने। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा स्थान है जिसकी उस किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ जिसके गहरे संबंध है और गहरी आस्था है जिस स्थान के साथ, अगर उसे आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करिए, उस पर आप महत्वपूर्ण निर्णय ले लीजिए तो कहीं ना कहीं लोग आपके फेवर में आते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए हमसे जुड़ा हुआ स्थान था तो कम से कम इन्होंने ध्यान दिया। तो दमिश्क को राजधानी बनाया और बाइजेंटाइन की बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी और प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया। ठीक, यानी अब क्या हो रहा है कि लोगों को चाहिए कुछ नया। जैसे सामान्य व्यवहार में ही व्यक्ति जब आपसे मिलता है तो हर बार उसे अपेक्षा होती है कि इस बार आप कुछ नया उसको बताने वाले होंगे। ठीक, या फिर कुछ आप ऐसी बात बताएंगे जो वो नहीं जानता होगा या कुछ नया कर
आपने किया होगा उसको आप बताएंगे। तो हमेशा अपेक्षा की जाती है कुछ नए की, और यही काम इन्होंने यहाँ पर बढ़िया किया कि इसको राजधानी बनाया, दरबारी और प्रशासनिक व्यवस्था को यहाँ से ले लिया, यानी कि टोटल क्या हो रहा है, एक न्यू मैन्युफैक्चर्ड स्ट्रक्चर सबके सामने आ रहा है, नया विकसित ढांचा सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है, यानी कि नई चीजें हैं, लोगों को उसके प्रति रुझान बढ़ेगा, जानने का प्रयास करेंगे। वो तो जानते जानते 2-4-10 साल निकल जाएगा, तब समझ में आएगा कि नुकसान तो हमारा ही हो रहा था, भले नया ढांचा है या पुराना ढांचा था, कुछ भी था, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, नुकसान तो 2-4 साल 5 साल बाद पता चलेगा, तब तक तो इनकी गाड़ी निकल चुकी होगी काफी आगे, वहां पर विद्रोह करके दबा पाना या विद्रोह करके शासक को हटा पाना असंभव बात होगी। तो इन्होंने क्या किया, कुछ नई चीजें ये लेके आए जिससे लोगों को अपने साथ जोड़ा, साथ ही साथ वंशगत उत्तराधिकार को मान्यता प्रदान की, को मान्यता दी। जैसे मान लीजिए कोई शेख है, अपने कबीले का मुखिया है, तब उसको संतुष्टि मिल गई कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, कोई अगला आके मेरी सत्ता पर काबिज नहीं होगा। तो ये तो एक इनके लिए शुभ संकेत था, यानी अच्छा मैसेज था, तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है भैया जो भी आया वो अच्छा कर रहा है, हमारे भले का काम कर रहा है, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे उन्हें मना लिया, मना लिया मतलब प्रलोभन देके, कुछ उनके प्रति सहानुभूति, श्रद्धा, कुछ भी चीजें जो भी हो, संपत्ति, बहुत सारी चीजों के साथ उनको मना लिया कि उनके पुत्र को ही उनका वारिस स्वीकार किया जाएगा। ठीक, जैसे होता है क्या है कि जरूरी नहीं कि जो गांव में एक मुखिया है वही शक्तिशाली हो, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मुखिया से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग हो सकते हैं, शेख से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने क्या किया, मना लिया कि आपके बाद जो आपकी व्यवस्था चल रही है, आप जैसे लोगों का न्याय निर्णय जो भी करते हैं वो सब आपका पुत्र देखता रहेगा, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने आने वाले नहीं है, वही आपका वारिस होगा, और आप जो भी आज कार्य कर रहे हैं वो ठीक उसको कॉपी पेस्ट हो जाएगा और वो करता रहेगा। यानी कि अब एक तरह से क्या कर रहे हैं, लोगों को संतुष्ट करने की नीति का अनुसरण किया इन्होंने, और सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप, ये जो प्रयास किए गए थे, इनके परिणाम स्वरूप उमैयद वंश थोड़े ही समय में एक शक्तिशाली साम्राज्यिक क्षेत्र बन चुका था। कुछ ही समय में शक्तिशाली साम्राज्यिक ताकत बन गया, ठीक, शक्तिशाली साम्राज्यिक ताकत बन गया कुछ ही समय में। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, आधारित नहीं था। अब कैसे आधारित नहीं था, देखिए अभी तक जो भी खलीफा आ रहे थे वो इस बात का हवाला देते थे कि हम हजरत मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने जो धर्म चलाया था उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए सत्ता में आ रहे हैं या खलीफा बन रहे हैं। इसने क्या किया, धर्म को साइड किया, अपने आप को अपनी नीतियों के माध्यम से सबके बीच में ले जाकर लोकप्रिय बना लिया, सभी का चहेता बना लिया, यानी सबसे इसका एक तरह से अप्रत्यक्ष समझौता हो गया कि हम आपको ये चीजें दे देंगे, आपको वो चीजें दे देंगे, वो चीजें, यानी कि यहाँ पर जुड़ाव का मामला धर्म नहीं था कि ये लोगों से कहता कि मैं धर्म के कारण आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अब तो सीधा सीधा सिंपल बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो ये आ गया था यहाँ पर कि इसने विभिन्न प्रलोभनों और अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। जोड़ने का माध्यम जो धर्म था वो अब यहाँ पर नहीं रह गया था।
यहाँ का जो शासन था वह सीरियाई कला तथा सीरियाई सैनिकों की वफादारी से चल रहा था। ठीक, देखिए कैसे एक धार्मिक व्यवस्था बदलते बदलते एक साम्राज्यिक व्यवस्था में बदल गई, और वह साम्राज्यिक व्यवस्था कैसे अपने आप को स्थापित कर ले जाती है और सैनिकों पर आधारित एक शासन हो जाता है जो कि पहले धर्म पर आधारित था। इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में ईसाई सलाहकारों को नियुक्त किया गया कि ईसाई सलाहकार जो थे, ईसाई सलाहकारों की नियुक्ति की गई, और जो जरतुस्त थे, बताया था मैंने पहले, पारसी जरतुस्त जो थे वे लिपिकों के रूप में नियुक्त किए गए। यानी अब क्या कर रहा है, ये कबीलाओं पे ज्यादा निर्भरता अपनी दिखा नहीं रहा है, ये बाहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में, अपने अधिकार क्षेत्र में ला रहा है और कार्यों में लगा रहा है। इस्लाम को वैधता प्रदान करता था, किंतु जो इस्लाम धर्म था उसको वैधता तो ये प्रदान करते थे, मानते थे कि आप हैं, आप हमारे अनुयायी, हमारे जो है हमारा धर्म है, हम आपके अनुयायी हैं, लेकिन इस वैधता के चक्कर में कभी ये इस पर निर्भरता अपनी नहीं स्थापित करता था कि हम आप ही पर निर्भर हैं। यानी वैधता प्रदान करता था कि हाँ धर्म अच्छा है, मानते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन धर्म पर निर्भरता नहीं थी इसकी। ये जो उमैयद होते थे वो हमेशा एकता के लिए अनुरोध करते थे, हमेशा इनका प्रयास होता था कि एकता हो, लोग यूनाइट हो, लोगों में एकता बनी रहे इसके लिए, और विद्रोहों को, जो विद्रोह होते थे, विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबा देते थे। ठीक, यानी कहते क्या था कि जैसे मान लीजिए विद्रोह हुआ इनके खिलाफ, उन्होंने कहा ये तो धर्म के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, इसको दबा दिया जाए। तो जो भी प्रशासनिक होता था वो, और जो धार्मिक लोग होते थे इस्लाम को मानने वाले, वो सब इसके साथ एकजुट हो जाते थे और इसके इस कार्य में इसकी मदद कर देते थे। यहाँ पर अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया गया। नोट कर लीजिएगा कि अरबी जो है वो प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाई जाती है, और ईरानी सिक्के जारी किए गए, इस्लामी सिक्के जारी किए गए। ठीक, इस्लामी सिक्के जारी किए गए और अरबी को अपना जो है शासन का मुख्य आधार या शासन की भाषा स्वीकार किया गया। खिलाफत के समय यानी जब खलीफा हुआ करते थे तो दो सिक्के चलते थे, जिनका नाम था दिनार व दिरहम। ठीक, तो जो दिनार होता था वो सोने का होता था, और ये जो होता था वो चांदी का होता था। ठीक, दो सिक्के चलते थे। कब चलते थे? जब खलीफाओं की शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित थी। अब क्या हो रहा है, उमैयद वंश का एक व्यक्ति है जो अपनी शासन सत्ता को स्थापित कर चुका है और खिलाफत की व्यवस्था को वो कुछ नहीं समझता है। ऐसे में उसने ये दोनों जो सिक्के थे वो ईरानी परंपरा के अनुकृतियां थी, यानी ईरानी परंपरा का जो अनुसरण किया गया था उन्हीं के आधार पर इनको तैयार किया गया था, उन्हीं का अनुकरण करके इसको बनाया गया था। लेकिन इसने क्या किया, और इसमें होता क्या था ये भी मैं बता दूं।
जो इन सिक्के जो होते थे उसपे सलीब जैसे वो क्रॉस होता है ना, क्रॉस पे ऐसे इसको क्रिश्चियनिटी में चढ़ाया गया होता है, ठीक। तो ऐसे ही सलीब होता है, सलीब पे कुर्बानी दी गई होती। सलीब व अग्नि वेदिका, इन सिक्कों पर सलीब और अग्नि वेदिका के चिन्ह अंकित हुआ करते थे और ईरानी भाषा में लेख लिखे रहते थे। लिखे होते थे। लेकिन इन सभी को समाप्त करके जो उमैयद वंश के शासक हुए, इन्होंने क्या किया कि इन दोनों व्यवस्थाओं को यहाँ से हटाया, नए सिक्के जारी किए। नए सिक्कों में सबसे पहले सिर्फ लेख स्थापित किए और उसके बाद में कुछ समय बाद उस पर अपनी फोटो लगाकर सिक्के जारी कर दिए। यानी कि सिक्कों में भी इन्होंने परिवर्तन किया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सिक्कों का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट। सिक्कों के अध्ययन को जिसमें जैसे विज्ञान की कई शाखाएं हैं, तो सिक्कों के अध्ययन की जो शाखा है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, ठीक। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ईरानी परंपरा के सिक्कों के उमैयद वंश के लोगों ने यहाँ से समाप्त किया, हटाया, जबकि ईरान की काफी व्यवस्थाओं को अपनाया था, लेकिन सिक्कों को हटाकर अपने नाम, अपने लेख और अपनी छवि के साथ नए सिक्के जारी कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति, अब्बास कौन था और उसने कौन सा रेवोल्यूशन किया, कौन सी क्रांति की। उमैयद के बाद अब्बासी क्रांति का क्या महत्व है, अस्तित्व क्या था, और उसने उनके प्रयासों से या उस क्रांति से क्या परिवर्तन इस साम्राज्य के विस्तार, उदय और रूपरेखा में आया। इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो पार्ट हमारा 7 होगा। तब तक आप लोग इसको देखिए, समझिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। थैंक यू।